साथियों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने शुरू में एक वीडियो क्लिप देखी है और आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस विषय पे बात करने वाले हैं। आए दिन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं। आज 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है, आज 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हो गया है। मतलब बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। और इन घटनाओं को कौन अंजाम देता है, इन अपराधियों की क्या मानसिकता होती है कि ये ऐसी हैवानियत करते हैं, देश में इसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं और विक्टिम को कौन कौन से तकलीफों से गुजरना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, तो और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीन 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोड में रेप को एक ऑफेंस के तौर पर क्लियरली डिफाइन किया गया है। और आईपीसी का जो सेक्शन 375 है वो कहता है कि यदि किसी महिला की परमिशन के बिना उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाते हैं तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे में उस पुरुष को 10 साल से लेकर, मतलब 376 सेक्शन ऑफ आईपीसी के अनुसार 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध किया गया शारीरिक संबंध, हत्या या चोट का डर दिखाकर जबरन बनाया गया सेक्सुअल रिलेशन, 18 साल से कम उम्र की किसी महिला के साथ सहमति या असहमति से किया गया सेक्स भी रेप की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए किसी 15 साल की लड़की है कोई और उसकी शादी हो जाती है, ऐसे में उसका यदि सेक्सुअल रिलेशंस है अपने हस्बैंड के साथ तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिसंबर 2012 में देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे हम निर्भया नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे कानूनों में कुछ नया परिवर्तन करने की मांग हुई, लोगों में जागरूकता बढ़ी और इसके बाद कुछ नए लॉज लाए गए और जो पहले से कुछ लॉज थे उनको सख्त किया गया। ऐसे में देश में क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 पास किया गया जिसमें रेप की जो डेफिनेशन है उसे और विस्तारित किया गया, साथ ही कुछ नए प्रोविजंस लाए गए। इस एक्ट में सेक्सुअल फेवर को भी यौन अपराध में शामिल किया गया। मतलब आप स्टॉकिंग करते हो, मतलब किसी लड़की का पीछा करते हो, तो ऐसे में आपको 3 साल की सजा हो सकती है। और साथ ही साथ एसिड अटैक का मामला आता है तो वहां पर भी आपको सजा मिलेगी, 10 साल से लेकर आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जुलाई 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद प्रोटेस्ट पे उतर आए थे लोग और साथ ही कानून में कुछ नए परिवर्तन और उसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की मांग की गई थी। ऐसे में एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया जिसमें पहली बार एक प्रोविजन लाया गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की किसी भी बच्ची के साथ रेप का मामला आता है तो उसे कम से कम उस आरोपी को 20 साल की सजा या फिर यहाँ तक डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ये एनसीबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में एक दिन में 87 रेप केसेस सामने आते हैं। साथ ही स्टेट वाइज देखें तो सबसे बुरी स्थिति है राजस्थान की, फिर है उत्तर प्रदेश और फिर है मध्य प्रदेश। सिटीज़ में सबसे टॉप पर है दिल्ली, फिर है जयपुर और फिर है मुंबई। ईयर वाइज भी यदि आंकड़े देखते हैं तो 2017 में 9.3% थे, 18 में 11.7 और 19 में 15.9, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये आपके सामने है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जो 2013 के स्टैटिस्टिक्स दिखाती है। पूरी दुनिया में रेप केसेस में पहले नंबर था यूएसए, दूसरे पे ब्राज़ील और तीसरे पे था भारत। इसमें जो सबसे बड़ा और बिगेस्ट रीजन माना गया है वो है सोच, थिंकिंग। बहुत सारे रिसर्च में ये सामने आया है कि उनकी सोच ऐसी हो जाती है और ऐसी मानसिक दुर्बलताओं के वो शिकार हो जाते हैं या फिर मेंटल वीकनेसेस हम जैसे कह सकते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है उनमें कि वो इंसान से राक्षस हैवान बन जाते हैं?
सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है अशिक्षा, और दूसरा है ऐसे घटिया और सिनेमा देखकर, पोर्न और इरोटिक मूवीज देखकर, महिलाओं के शरीर पर घटिया चुटकुले पढ़कर सुनकर, साथ ही इंटरनेट पर ऐसे घटिया फोटोज देखकर, ये सब इनमें मानसिक दुर्बलताओं का विकास करती है और जिससे उनके सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लस्ट उन पर सवार हो जाती है और उस लस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ वो एक जो महिला का जो शरीर है वो सिर्फ माध्यम नजर आता है, जिससे सिर्फ उनको अपनी वासनाएं पूरी करनी होती हैं। रेप की घटनाओं में 60% केसेस ऐसे आए हैं जिसमें गांव व शहर के पुराने सुनसान खंडर, जिनके बरसों तक कोई सुध लेता नहीं है, ऐसे में वो आपराधिक लोगों का अड्डा बन जाता है, जहां पर वो शाम को मिलते हैं, रात में मिलते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जहां से एक महिला क्या एक पुरुष, एक सभ्य पुरुष भी जहां से गुजर नहीं सकता है। तो ऐसे में वो जो अड्डे हैं वही उनकी ऐसी घटनाएं अंजाम देने का स्थान बन जाता है। जहां पर अमीर लोगों को ये अड्डे जो हैं वो फार्म हाउस कहलाते हैं, वहीं पर ये गरीबों की ये झुग्गी और बस्तियां ये कहलाती हैं, जहां पर ये ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देश में इसके लिए कोई लॉज नहीं बना रखी या स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, कानून है, लॉज भी बना रखे हैं, एक्ट्स भी बना रखे हैं, साथ ही साथ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी कमजोर नहीं है। तो कमी कहाँ है? कमी है प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज में। इतना लेंदी इनका प्रोसेस होता है, इतना ड्यूरेशन लग जाती है और इतनी ढिलाई बरती जाती है लॉज को पास करने में या इम्प्लीमेंट करने में। इतने में या तो वो रेप विक्टिम तंग आकर सुसाइड कमिट कर लेगी और अभिभावकों को, उसके जो अभिभावक होंगे उनको इतने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऊपर से वकील को इतने पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे में चप्पलें घिस जाएंगी, पूरी जिंदगी निकल जाती है कई बार, तो फिर भी जस्टिस नहीं मिलता है। ऐसे में अपराधी को भी पता होता है जब वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है कि अपने देश का कानून कैसा है, कितना लचीला या ढीला कानून है। मुझे कम से कम 7 या 8 साल तो मिलेंगे ही, ऐसे में मैं आराम से जीऊंगा और अगले 7-8 सालों में क्या होगा कौन कह सकता है। हालांकि फिर भी होता तो कुछ नहीं है। 10-15 दिन खूब गरमा गर्मी होती है, कैंडल मार्च निकाली जाती हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है और फिर भी 100 निर्भयाओं में से कोई एक निर्भया को जस्टिस मिले तो मिल जाए। और फिर नेताजी आते हैं और विक्टिम के साथ हॉस्पिटल में फोटो सेशन करवाते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए जाते हैं रिगार्डिंग विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब ऐसी घटनाओं पर भी यहाँ पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स होगी तो फिर विरोधी भी सामने आएगा, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। ऐसे में फिर डिबेट होगी, कंक्लूजन आएगा। इस दौरान विक्टिम या तो अपनी अंतिम सांसें गिन रही होगी और वहाँ पर अपराधी खुली हवा में सांस ले रहा होगा और अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा। ये मैं आपको नेगेटिविटी नहीं दिखा रही हूँ या नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रही हूँ, एक हार्श रियलिटी बता रही हूँ। आपने 2 फिंगर टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये एशिया के अभी भी कुछ देशों में ये प्रैक्टिस किया जाता है जिसमें रेप विक्टिम की वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। हालांकि भारत में द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन कर दिया था, क्योंकि ये विमेन के राइट टू प्राइवेसी को तो उल्लंघन उसका तो करता ही है, साथ ही साथ पूरी तरह से ये अनसाइंटिफिक मेथड था। जब भी हम ऐसे घटनाएं सुनते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ऐसे क्या हैवानियत होती है उनके दिमाग में, ऐसे क्या मानसिकता होती है कि वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने डॉक्टर मधुमिता पांडे, जो दिल्ली की रहने वाली हैं और ब्रिटेन की रस्किन यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही हैं, इन्होंने 2012 में निर्भया कांड होने के बाद 2013 से तिहाड़ जेल में जाकर कम से कम 100 रेपिस्ट का इन्होंने इंटरव्यू किया और इससे इन्हें क्या क्या पता चला वो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर मधुमिता के रिसर्च में मिला कि ऐसे वहाँ पर बहुत ही कम थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी, कुछ तो अनपढ़ थे और कुछ लोगों ने तीसरे से चौथे तक पढ़ाई की थी। और कुछ रेपिस्ट ने यह भी स्वीकार किया कि ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे उनकी सोच और परवरिश कुछ हद तक जिम्मेदार है। डॉक्टर मधुमिता की रिसर्च कहती है कि इंडियन सोसाइटी में यौन शिक्षा को लेकर न तो अच्छे से स्कूल में पढ़ाया जाता है, न इस विषय पे परिवार में कोई बात करना पसंद करता है।
ऐसे में जो एडोलेसेंट या टीन एज में होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो ऐसे में सेक्स एजुकेशन का अभाव भी रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। डॉक्टर मधुमिता दूसरा कारण मानती हैं मेल डोमिनेंस या मर्दानगी का वर्चस्व। इन अपराधियों में से भी बहुत सारों का ये मानना था कि हमेशा से पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ रहे हैं और औरतों को कोई सोचने का और कोई अपने अधिकारों की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में ज़्यादातर रेपिस्ट ने तो ऐसी घटनाओं में विक्टिम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बहुत ही कम अपराधी थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि ये उनकी गलती रही है या फिर जिनको कोई पछतावा है। कई बार हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि ऐसी घटनाओं में जिम्मेदार पूरी तरह से पुरुष ही नहीं होते, कई बार लड़कियां होती हैं। उनके पहनावा, उनका लेट नाइट पार्टीज में जाना, ये भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। ठीक है, मान लिया, लेकिन उनके लिए एक सवाल है कि जो छोटी बच्चियां हैं, जैसे कठुआ गैंगरेप का आपने देखा, ऐसे बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी जहाँ 2-3 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर 70-80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ, वो तो किसी लेट नाइट पार्टीज में भी नहीं जाती, उनका तो पहनावा भी सभ्य ही होता है। तो वहां पर फिर कौन जिम्मेदार है? सिंगापुर में और भी बहुत सारे इस्लामिक देशों में कैनिंग पनिशमेंट दी जाती है, मतलब अपराधी को बेंत मारे जाती हैं। ऐसे में अपराधी के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, तो वो 100 बार सोचता है कोई भी अपराध करने से पहले। कई कई देशों में तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी भी दी जाती है, क्योंकि अपराधी के मन में डर बैठाना बहुत ज़रूरी है। यदि कानून सख्त होते हैं तो आपराधिक मामलों में निश्चित रूप से कमी आती है। अब यहाँ पर एक बात आती है सामने कि क्या सिर्फ महिलाओं के साथ ही रेप होता है, पुरुषों के साथ नहीं? तो हाँ, पुरुषों के साथ भी होता है। पुरुष भी ऐसे बहुत सारे घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, और कुछ देशों में तो पुरुषों के साथ जो रेप होता है उसको लेकर कानून भी हैं, लेकिन भारत में ऐसी कोई कानूनी मान्यता अभी तक नहीं है। साथ ही कुछ पुरुष ऐसी घटनाओं को लेकर सामने भी नहीं आना चाहते, क्योंकि प्रेशर होता है मेल डोमिनेंस, पैट्रियार्कल सोसाइटी का। लेकिन 2016 में एक ऐसा केस आया था जहां पर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसने, लेकिन ऐसा है इसमें कि मान लीजिए कोई महिला शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाती है, ऐसे में पुरुष उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा सकता है। लेकिन रेप जैसा कोई कानून पुरुषों के लिए देश में नहीं है। हम अक्सर देखते हैं जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने पर जोर दिया जाता है। हालांकि आत्मरक्षा सीखना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, सभी को ये तकनीकें आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने पर जोर दिया जाता है। मतलब वो घटनाएं होंगी आगे जाके, इसलिए आपको अपनी रक्षा करना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी घटिया हरकतें करने वाले लोग, ऐसी घटिया घटनाओं को अंजाम देने वाले जो पुरुष हैं, वो कितने कमजोर हैं, उनकी मानसिक दुर्बलता उनमें कितनी है? क्या उनको आत्मबल या अपनी मानसिक दुर्बलता को हटाने की जरूरत नहीं है? मतलब उनको ज्यादा जरूरत आत्मरक्षा की और साथ ही आत्मबल की। मान लिया शारीरिक ढांचा पुरुष और एक औरत का अलग अलग बनाया गया है, और ये भी मान लेते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है लड़कियों की, लेकिन क्या आत्मबल और जो मानसिक बल है वो उन पुरुषों का कम नहीं होता है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं? ऐसे में उस इंसान की प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है और उसकी मानसिक दुर्बलता को हटाने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, आप शारीरिक बल के साथ साथ आप में आत्मबल, मानसिक बल होना भी बेहद ज़रूरी है। और हमें रेप जैसी घटनाओं को धर्म, राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और किसी भी चेहरे के पीछे ये रेपिस्ट हो सकते हैं।
क्योंकि रेप एक प्रवृत्ति है, एक सोच है, एक मानसिकता और एक नजरिए से पनपता है। ऐसे में यदि पूरा मानव वर्ग अपनी सोच सुधार ले, सिस्टम में कुछ चेंजेस हो जाएं, कुछ स्ट्रिक्ट कानून आ जाएं, प्रॉपर और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो जाए, अपराधियों के मन में डर हो जाए और यूनिटी हो हर जगह, तो निश्चित रूप से रेप ही नहीं सारी आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और अपराधी कम होंगे देश में। सो नाउ दिस इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।